देखो देखो कौन है, देखो देखो। दीदी दिव्या आई थी क्या यहाँ पे? दीदी बोलो ना, दिव्या आई थी क्या? तो पानी लेकर आता हूँ बेटा। अचानक मेरी नजर बाथरूम में पड़ी तो मैंने देखा कि दिव्या बहुत बुरी हालत में, ऐसे कैसे छोड़ सकता था। मैं आपको फोन करने वाला था सर। दिव्या यहाँ कैसे आई? सर दिव्या यहाँ आती जाती रहती थी। हमारे 2 बच्चे मिसकैरेज होने के बाद जब हमें तीसरे बच्चे की उम्मीद जागी तो डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी क्रिटिकल है, तो दिव्या रश्मि की देखभाल करने के लिए यहाँ आती जाती रहती थी सर। बस बस बस, और नहीं, अब हमसे और नहीं खाया जाएगा। दीदी ये तो आपका हिस्सा था ना, अभी मुन्ने का हिस्सा बचा हुआ है। चलिए, आपको पता है ना मुन्ना बहुत कमजोर है, आप खाएंगे नहीं तो हेल्दी कैसे होगा। चलो खाओ। दिव्या इसी घर से कॉलेज आती जाती रहती थी और रुकती भी थी सर, इसलिए मैंने उसे घर की एक डुप्लीकेट चाबी भी दे दी थी। दिव्या यहाँ आने वाली है, आज बताया था उसने? हाँ सर, उसे फ़ोन करके हमें बताया था कि वो यहाँ आने वाली है सर। ठीक है, जब तक केस की तहकीकात पूरी नहीं होती आप लोग शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। फॉरेंसिक वालों को बुलाकर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। दिव्या के कॉल रिकॉर्ड्स मंगो। रंजन और रश्मि वाकई थेरेपी सेंटर पे गए थे या नहीं, ये भी कंफर्म करो। सर प्रशांत, दिव्या कैसे? प्रशांत, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा प्रशांत। हम यहाँ नहीं रहना चाहते। हमें और मुन्ना को यहाँ से ले चलो प्रशांत। हम नहीं रहेंगे। आपको हमारी रत्ती भर परवाह नहीं है तो ना सही, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचा होता। वो तो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है और यहाँ इस हालत में हम अपनी तो जिम्मेदारी उठा नहीं पा रहे और आपने एक और जिम्मेदारी हमारे सर पे डाल दी। तुम कहना क्या चाहती हो? आपको पता है ना कि दीदी मुन्ना को लेके कितना परेशान रहती है। इस वजह से दिन पर दिन उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। और माँ जी को तो ना परिवार की कोई चिंता है और ना ही दुनियादारी की। तो बचा कौन है इस घर में? हम क्या कर लेंगे अकेले? देखो साधना, हम जानते हैं कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन तभी तो कह रहे हैं इस घर में रखा क्या है? पति पत्नी अपने घर जाके रहे ना। देखो साधना, हम समझ सकते हैं पर तुम भी समझने की कोशिश करो। रंजन जीजाजी बीच बीच में आते जाते रहेंगे और इस वक्त हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और कुछ ही दिनों की तो बात है। आज अगर दिव्या हमारे साथ होती तो ऐसा कोई मसला ही नहीं होता। हमारा भाई भी दिव्या की मौत से बहुत परेशान है। तुम सो जाओ, इस वक्त तुम्हारे लिए इतना सोचना ठीक नहीं, बच्चे पर असर पड़ता है। तुम आराम कर लो। अपने जीजा रंजन के घर में दिव्या की लाश का इस तरह और ऐसी अवस्था में मिलना कई सवाल खड़े कर रहा था। एक जवान लड़की का घर में आना और फिर मौत का शिकार हो जाना काफी संदेहास्पद था। पर क्या यह वाकई एक हादसा था या फिर कत्ल को हादसे की शक्ल देकर छुपाया जा रहा था? अब तक जो बातें सामने आई थी उनसे रंजन ही शक के घेरे में था। पुलिस इस इंतहाई संजीदा केस के तमाम पहलुओं की बड़ी बारीकी से जांच कर रही थी। सर, दिव्या के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसके और रंजन के बीच कुछ ज्यादा ही बातें हुआ करती थी। इनफैक्ट उसका आखिरी कॉल भी रंजन को ही था। और उसका मंगेतर क्या नाम था उसका? सनी। दिव्या की सनी के साथ भी बात होती थी, लेकिन रंजन के मुकाबले काफी कम। जीजा और साली का एंगल थोड़ा पेचीदा लगता है। सर, कहीं जीजा साली एंगल में कोई राज तो नहीं जिसकी वजह से दिव्या की जान गई हो? हमें आप लोगों से कुछ पूछना है। जी सर, बोलिए। आपके घर में कौन कौन रहता है? हम, हमारी वाइफ साधना
और दिव्या भी हमारे साथ ही रहती थी। और वो? हमें आप लोगों से कुछ पूछना है। जी सर, बोलिए। आपके घर में कौन कौन रहता है? हम, हमारी वाइफ साधना और दिव्या भी हमारे साथ ही रहती थी। और वो? सॉरी सर, मैं भूल गया, हमारी माँ है। हमारी माँ भी हमारे साथ ही रहती हैं। और जीजा जी भी आते जाते रहते हैं। रंजन जी, आप अपनी साली के साथ फोन पे बहुत बातें किया करते थे, कोई खास वजह? अपनों से बात करने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी ना होती है सर। घर के बड़े हैं हम, बातें सभी से होती है हमारी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। रश्मि, तुम्हारी बहन दिव्या तुम लोगों के साथ काफी वक्त बिताती थी, लगभग रोज मिलते थे। इसके बावजूद आपके पति और आपके बहन के बीच काफी बातें होती थी फोन पर। आपको कोई आपत्ति नहीं इस बात पर? सर, जब हमारी शादी हुई थी तब दिव्या सिर्फ 14 साल की थी। रंजन उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, तो अगर वो उससे फोन करते भी थे तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? साधना जी, आपको इस बारे में कुछ कहना है? सर, हम क्या कहें? दिव्या की शादी हमारे भाई सनी से होने वाली थी। हम तो दोनों परिवारों के लिए परेशान हैं। माँ जी, हमें दिव्या के बारे में आपसे कुछ पूछना है। माँ जी, ये फैमिली बड़ी अजीब सी है। माँ को अपनी बेटी के मरने का गम नहीं, पर भाभी इतनी इमोशनल है जैसे ननद नहीं बहन मरी। और ये रंजन, या तो ये बहुत ही मासूम है या तो बहुत ही चालाक। इस फैमिली की पूरी हिस्ट्री निकाल, खासकर इस रंजन की। ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। सर, इनकी माँ का होना ना होना एक ही बराबर है। ना तो वो कहीं आती जाती है और ना ही उन्हें परिवार और बच्चों से कोई मतलब है। बड़ी ही अजीब किस्म की औरत है। और उस दिन तो अरे भाभी आप? हाँ दिव्या, प्रसाद लेके आए थे, पूजा थी ना घर में। ये लो, आप आइए, हम बर्तन लेकर आते हैं। हाँ। अब प्रणाम मौसी जी, अब माता रानी का प्रसाद लाए थे, लीजिए। मौसी जी। मम्मी वो प्रसाद। और उस दिन तो इतना कुछ हुआ भी नहीं था कि जमुना मौसी ने अपनी सगी बेटी को थप्पड़ खींच दिया। सगी बेटी मतलब कोई सौतेली बेटी भी? हाँ साहब, रश्मि और प्रशांत मौसी के सौतेली बच्चे हैं। उन तीनों को देखकर कभी लगता ही नहीं था कि रश्मि सौतेली बेटी है। सर, कुछ दिन पहले दिव्या की सगाई हुई थी। सगाई भी बहुत जल्दबाजी में किए थे, और सर सगाई के बाद शादी भी बहुत जल्दी होने वाली थी। सर, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। प्रशांत के पिता ओम प्रकाश ने अपनी पहली बीवी गायत्री के मरने के बाद उसी की छोटी बहन जमुना से शादी की, या ये कह सकते हैं कि जबरदस्ती कराई गई है। इसलिए जमुना इस शादी से नाखुश थी, इसलिए उसने अपना सारा समय पूजा पाठ में लगा दिया। ना किसी से मिलती है, ना किसी से बात करती है, कुछ नहीं। इनफैक्ट कोई उससे बात करे तो भी उसे गुस्सा आ जाता है। मुझे नहीं लगता जमुना का इस सब से कोई कनेक्शन होगा। जी सर। इसके अलावा पता चला कि शादी के पहले रश्मि ने इस पूरे घर को बड़े अच्छे से संभाला हुआ था, लेकिन शादी के बाद 2 मिसकैरेजेस और इस बच्चे की बीमारी के बाद वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई। सिंह, पता करो ये प्रॉपर्टी, दुकान, मकान किसके नाम पर है। अक्सर सगे और सौतेलों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता है। और ये रंजन का क्या सीन है? ओम प्रकाश के मरने के बाद रंजन ने अपने घर के साथ साथ इस घर की भी जिम्मेदारी संभाली। दामाद होने के बावजूद वो बेटे का फर्ज भी निभाया और एक परफेक्ट हस्बैंड भी था। बीवी के प्रेगनेंसी के टाइम उसने अपने साइट को हजरतगंज से 4 बाग शिफ्ट कर लिया ताकि वो अपनी बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके। और दिव्या? तो दिव्या की शादी उसकी भाभी के छोटे भाई सनी के साथ तय हुई। एक चट मंगनी पट ब्याह वाला रिश्ता लगता है। सिंह, अक्सर चट मंगनी और पट ब्याह वाले मामले किसी चीज को छुपाने के लिए किए जाते हैं। हमारी तो किस्मत ही खराब है। सोचा था शादी के बाद थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन नहीं, कहाँ आराम मिलेगा। खुद की बीवी प्रेग्नेंट है, लेकिन बीवी से ज्यादा उनको अपनी बहन की पता है। क्या हो गया? क्यों रो रहा है? पूरे दिन परेशान करके। सर, दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
इसके मुताबिक 20 तारीख की दोपहर 4 और 4:30 के बीच दिव्या की मौत हुई, सर पे चोट लगने की वजह से। बॉडी पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट या मारपीट के निशान? नहीं सर, बॉडी पे कोई हाथापाई या सेक्सुअल असॉल्ट के कोई निशान नहीं। सर क्या ये हो सकता है कि दिव्या का पाँव बाथरूम में फिसला हो और उसका सर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा, बेहोश हो गई और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मर गई। सिंह, मौका वारदात पे जो हमें एविडेंसेस मिले थे उसके बुनियाद पर देखा जाए तो ये हो सकता है, पर रंजन ने हमें बताया था कि वॉशरूम का दरवाजा खुला था। अब सवाल ये है कि कोई 20-21 साल की लड़की नहाते वक्त दरवाजा खुला रखेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो क्या वजह थी जिसके लिए दिव्या को नहाते वक्त दरवाजा खोलना पड़ा था? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने दिव्या को धक्का देके मारने की कोशिश की और इस मर्डर को एक्सीडेंट की शक्ल देके फरार हो गया। सर जब हम फेल हो गया क्या होगा? हेलो सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सर आपने तो कहा था कि 1 महीने बाद। सर इतना सारा पैसा मैं अचानक से कहां से कर पाऊंगा सर? सर थोड़ा वक्त तो दीजिए सर, मेरी परेशानियों को समझिए सर। हेलो सर, बात तो सुनिए सर। हेलो जी हाँ, रंजन जी और रश्मि जी आए थे अपने बच्चे को लेकर कल, और लगभग 3 घंटे तक वो यहीं थे। पूरे परिवार की हादसे के वक्त की मोबाइल लोकेशन चेक की, किसी की भी लोकेशन उस एरिया की नहीं। रश्मि और रंजन की मोबाइल लोकेशन उस एरिया की थी जहां वो बच्चे को थेरेपी के लिए ले गए। मैंने डॉक्टर से वेरीफाई किया। ये सनी और दिव्या की शादी जल्दबाजी में हो रही थी, दोनों के बीच कोई लव वाला एंगल था? तो इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई बात सामने नहीं है। सबका कहना है कि ये चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला है। मेरी लाडली बहन दिव्या, ये सब कैसे हो गया तुम्हारे साथ? क्या क्या सपने सजाए थे तुम्हारे लिए? सर हम पहली बार दिव्या से दीदी के शादी में मिले, हमें वो पसंद आ गई थी। हमने दीदी से सारी बातें शेयर करी, दीदी ने दिव्या से बात भी किया, लेकिन उसने मना कर दिया। हम बिल्कुल भी निराश नहीं हुए सर, लेकिन हमें मालूम था कि वो शहर में पली बड़ी है और हमारे साथ शादी करके वो गाँव नहीं जाएगी। इसलिए हम प्रशांत जीजा जी के साथ दुकान पर काम करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद हमने फिर से दीदी के जरिए अपनी शादी की बात छेड़ी और इस बार दिव्या मान गई और हमारी सगाई हो गई सर। सगाई के बाद दिव्या का बर्ताव कैसा था? मेरा मतलब है उसके बर्ताव में कुछ बदलाव आया था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। हम बाहर मिलने लगे थे, लेकिन हमें धमकी भरे कॉल आने लगे थे सर। धमकी भरे कॉल? किससे? वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ बार बार हमें फोन करके धमकाने लगा। बोलता था कि दिव्या से दूर रहे, शादी मत कर उससे, वो सिर्फ हमारी है। और तो और सर, एक बार हमारा एक्सीडेंट भी हुआ था बाइक से। ये देखिए सर, हमें लगता है कि हमारा एक्सीडेंट भी तो धमकाने वाले ने ही किया होगा। पहले तुम्हें धमकी वाले फोन आने लगे, फिर धमकी देने वाले ने तुम्हारा एक्सीडेंट भी करा। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई, क्यों? सर हम इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते थे। हमें तो पता है सर कि जो भी सुंदर दिखती है उन लड़कियों के 10 आशिक होते हैं, और हमें किस बात का डर था? हमारे घर वाले तो हम दोनों की शादी को लेकर राजी थे। जिन नंबर से तुम्हें कॉल आते थे वो नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, हमारे पास सारे नंबर सेव्ड है, ये देखिए। सिंह, इन नंबर्स पे फोन करो और पता करो वो कौन शख्स था जिस पर मजनू का भूत सवार था। सर कौन से नंबर्स पे बताओ। क्या हो गया, क्यों रो रहा है? दीदी मुन्ना रो रहा है, इसे तो बोलना ही बेकार है। रुक, शांत करके इतनी बार बोला था कि चुप हो जाओ, छीनते रहते जब देखो रोते रहते। सन्नी से मिले सभी नंबर्स की डिटेल्स निकाल ली। ये सभी नंबर्स किसी ना किसी पीसीओ के, लेकिन एक ऐसा पीसीओ है जहां से ज्यादा कॉल्स किए गए। लोकेशन? साहब नंबर यहाँ का आता है, कॉल भी यहीं का होगा। उस आदमी का चेहरा याद है? यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं साहब, हर एक का चेहरा याद रखना बहुत मुश्किल है। आपकी दुकान के बाहर जो सीसीटीवी है 10 तारीख का 4:17 का मुझे फुटेज चाहिए। ठीक है सर, मिल जाएगा। फॉरवर्ड करो थोड़ा। हाँ बस। इस आदमी को जानते हो? हाँ साहब, इसे पहचानता हूँ।
ये अक्सर यहाँ आता रहता है। ये सब जनता कॉलेज में पढ़ता है। जनता कॉलेज? जी साहब। सर इसी कॉलेज में तो दिव्या भी पढ़ती थी। चाय पीने का बहुत शौक है ना तुझे? पुलिस स्टेशन की चाय पी के देख ले, स्ट्रांग वाली। सर हम दिव्या से बहुत प्यार करते थे, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते थे। एक दो बार बोलने की हिम्मत भी की, लेकिन हम उससे बात नहीं कर पाए। फिर तूने सनी को फोन करके दिव्या से शादी ना करने की धमकी दी। जब वो नहीं माना तो तूने उसका एक्सीडेंट करके उसे मारने की कोशिश की। क्या करता सर, बहुत समझाया उसे, उसने हमारी बात नहीं मानी। सर हम दिव्या को किसी और के साथ नहीं देख सकते। जब सनी बच गया तो तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए तुमने दिव्या को ही मार डाला। कैसी बात कर रहे हैं सर, उसकी मौत हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं है। हम उससे बहुत प्यार करते थे सर, हम खुद उसके कातिल को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। दिव्या की मौत 20 तारीख को हुई थी। उस दिन तुम 4 से 5 के बीच कहाँ थे? सर हम कॉलेज में ही थे। इसके कॉलेज में जाके पता करो ये सच बोल रहा है या झूठ। सर मुन्ना, रश्मि, रश्मि, मुन्ना कहाँ है? रश्मि, रश्मि, मुन्ना कहाँ है? कौन? क्या? अरे मुन्ना कहाँ है? मुन्ना नहीं दिख रहा, कहाँ है मुन्ना? 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 साधना? सर मैंने अच्छे से क्रॉस चेक किया, दिव्या की मौत के वक्त आदित्य कॉलेज में ही था, लेकिन उसके दोस्तों से बात करके और उसके कॉल रिकॉर्ड्स कंफर्म हुआ है वो पूरा दिन कैंटीन में था। सिंह, एक बात मुझे खटक रही है। इस आदित्य ने सनी को धमकी दी, उसका एक्सीडेंट भी करवाया, लेकिन इस सनी ने उफ तक नहीं किया। अब ये सनी इतना जिगर वाला भी नहीं और ना ही इतना सीधा कि इन सारी धमकियों को इग्नोर करके वो दिव्या के साथ शादी करने के बारे में सोचे। इस सनी की कुंडली निकालो। सर साधना, साधना, अरे मुन्ना नहीं दिख रहा, कहाँ है मुन्ना? कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर गई थी। अरे आप रुकिए, मैं माँ जी से पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। माँ जी, माँ जी, माँ जी आपने मुन्ने को देखा? माँ जी मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ क्या, कहाँ है मुन्ना? पता नहीं कहाँ गया। क्या? आस पड़ोस की दुकान में पूछताछ करो। सर यहाँ कब से काम कर रहे हो तुम? बहुत साल हो गया सर, दुकान गोमती नगर में थी तब से हैं हम। और ये सनी भी यही काम करता है? जी सर, पहले वो गांव में रहते थे लेकिन अब कुछ दिनों से यही काम करते हैं। ठीक है, और लेकिन हम ये नहीं जानते कि बाप की पूरी जायदाद दिव्या के नाम पे, और इसीलिए साधना और सनी दिव्या को अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। इसका मतलब सनी दिव्या को मार ही नहीं सकता। आखिर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने की गलती कोई क्यों करेगा? बिल्कुल सर, और ऊपर से सनी ने मार्केट से करीब 70 लाख रुपए उठाए नए बिजनेस के लिए, और अब वो लेनदारों के कॉल से परेशान थे। लेकिन ये सनी तो प्रशांत के साथ दुकान में काम करता है ना? सर करता तो है, लेकिन वो कम में मानने वाला आदमी नहीं, इसीलिए उसे पैसे वाली बीवी चाहिए जिसके भरोसे उसने मार्केट से इतना लोन उठाया था। भाई साहब, आपने मेरे बच्चा को देखा क्या? छोटा सा वो मुन्ना? सर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा सर। बैठो। सर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा सर, मैंने उसको बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, देखिए इसका फोटो। बच्चे को आखिरी बार कब देखा था? सर आखिरी बार जब हम लोग जब थेरेपी करके प्रशांत के घर लौटे तो बच्चा घर पर ही था। फिर मुझे कुछ काम से कंस्ट्रक्शन साइट जाना पड़ा, फिर खाना खाने जब आया तो घर पर नहीं था सर। बच्चा जब गुम हुआ था तो घर पर और कौन कौन था? सर उस वक्त घर पर रश्मि और माँ जी थे, और बाद में साधना बाहर से आई थी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। बच्चे का ख्याल भी रखो और ऊपर से ताने भी सुनो।
कि बच्चा मैंने खो दिया। साधना जी, यहाँ वहाँ की बातें करने के लिए वक्त नहीं हमारे पास। सीधा सा सवाल पूछा है, सीधा सा जवाब दीजिए। सर, हमने सुबह बच्चे को खुद दूध पिलाया था, उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। बच्चा गायब हुआ तब आप कहाँ थे? सर, हम पेट से हैं, चाट खाने का मन हुआ, प्रशांत को कॉल किया तो उनका फोन नहीं लगा, इसलिए सोचा कि खुद जाके नुक्कड़ की दुकान से चाट खा लेते हैं। अगर आप लोगों को हम पर जरा भी शक है तो आप जाके खुद पूछ लीजिए उस दुकान वाले से। माँ जी, जब बच्चा गायब हुआ था आप कहाँ थे? माँ जी, मुंह बनाने से नाती नहीं आ जाएगा। आपकी बेटी का खून हुआ है और नाती गायब है। चलिए बोलिए। कोई जिए या मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें कुछ नहीं पता कि मुन्ना कहाँ गया, उसे कौन ले गया। रंजन जी, हो सकता है कि आपके बच्चे को किसी ने पैसों के लिए किडनैप किया हो। अगर फिरौती के लिए कॉल आता है तो आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे। वैसे हम लोग भी आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। चाट वाले से कंफर्म किया, जब बच्चा गायब हुआ साधना उसी के दुकान पे। मैंने कांस्टेबल तिवारी को प्रशांत के घर पे नजर रखने के लिए मुफ्ती में तैनात किया है। सिंह, एक और बात मैंने नोटिस की, दिव्या की लाश रंजन के घर क्लोजली ऑब्जर्व करो तो ऐसा लगता है कि शायद कोई तो है जो रंजन से बदला लेना चाहता है और उसने पहले से ही ये सब कुछ प्लान किया हुआ है। आखिर इनमें से ऐसा कौन हो सकता है जिसको रंजन का बच्चा उठवाने से फायदा मिले? साधना, प्रशांत, जमुना, सनी, रश्मि या खुद रंजन? सर, अगर ये किडनैपिंग रैंसम के लिए हुई तो सबसे पहला शक सनी पे जाता है, क्योंकि पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत इसी को है और दिव्या की मौत से सबसे बड़ा नुकसान इसी का हुआ। हो सकता है अपने 70 लाख का कर्ज चुकाने के लिए इसने ये किडनैपिंग की। रंजन को अभी तक रैंसम के लिए कॉल नहीं आया। एक काम करो, इस सनी पे 24 घंटे नजर रखना, एक कांस्टेबल उसके पीछे लगा दो। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सर, वो रात को घर पर भी नहीं आए। क्या? समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब बैठिए। आखिरी बार आपके पति की कब बात हुई आपसे? सर, कल सुबह घर से नाश्ता करके दुकान के लिए निकले थे, रात को वापस घर नहीं आए। मैंने बहुत इंतजार किया सर, उनका फोन क्यों नहीं लग रहा। सोचा कि एक बार सोनू को दुकान पे फोन करके पूछ लेती हूँ, पर सोनू ने बोला कि सोनू, इतनी रात हो गई है, तुम्हारे भैया घर नहीं आए। भैया तो आज आए नहीं थे। ठीक है, आप जाइए, हम ढूंढने की कोशिश करें। सही, हमारे पति का फोटो। प्रशांत की कॉल रिकॉर्ड निकालो और आखिरी लोकेशन क्या थी ये पता करो, और ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सर, प्रशांत की मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री चेक की, उसका फोन आखिरी बार उसके घर के पास ही एक्टिव था। सर, मेरे बेटे का कुछ पता चला सर? पहले आपकी साली दिव्या की मौत हुई, फिर आपका बेटा गायब हुआ और अब आपका साला प्रशांत गायब। उसके बारे में आपने कुछ भी नहीं पूछा हमें। सर, मैं अपने बेटे को ढूंढने में लगा हुआ हूँ। हाँ, मुझे पता चला कि प्रशांत भी गायब है, और सर प्रशांत को ढूंढना तो आप लोगों का काम है। रंजन साहब, हमारा काम क्या है हमें अच्छी तरह पता है। अब जाइए, हम ढूंढ लेंगे उसे। जाइए। हेलो, क्या? ठीक है, हम आते हैं। सर, मार्केट के पीछे वाले नाले के पास एक नवजात बच्चे की लाश मिली। हटो, चलो पीछे हटो। एम्बुलेंस बुला और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, मेरा मुन्ना किसे पता? मासूम बच्चा किसे पता? मुन्ना। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चे को गला दबा के मारा गया और उसे उसी दिन मारा गया जिस दिन वो मिसिंग हुआ। जिस दिन बच्चा गायब हुआ उसके बाद से ही प्रशांत भी गायब है। ये ऐसा तो नहीं कि बच्चे को मारने के बाद ये छूमंतर हो गया। सर, आप लोगों के जो मन में आता है आप लोग कह देते हैं। सर, आपको तो पता है कि हमारे पति खुद दीदी और मुन्ना को हमारे घर लेकर आए थे, तो भला वो ऐसा कैसे कर सकते? एक बार तो हमें दीदी की बहुत चिंता होती है, वो कब तक ऐसे मुन्ने की वजह से अपनी जिंदगी खराब करती रहेंगी। और वैसे भी पता है, अगर किसी बच्चे को जन्म से पहले ही सांस लेने में प्रॉब्लम होना, वो कभी भी ठीक नहीं होती है। और हम क्या कह रहे थे,
हमारी मौसी जी कह रही थी एक इंजेक्शन होता है जो डॉक्टर मरीजों को लगाता है और उससे उनको मौत दे दी जाती है। क्या कहते हैं उसको, मर्सी किलिंग। हाँ, क्यों ना हम मुन्ना को वो लगवा दें। अगर आगे से ऐसी बात जुबान से निकाली तो जुबान काट के हाथ में दे देंगे। और कौन सी मौसी है वो तुम्हारी? हाँ, हम भी पूछते हैं उनसे कि बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? सर, हमारे पति ऐसा कर ही नहीं सकते थे। वो तो मुन्ना को इतना चाहते थे, इतना प्यार करते थे, वो कैसे मारेंगे उसे? पुलिस के सामने अब दो नए केस थे, दिव्या की मौत और अब मुन्ना की मौत। कौन था इस सब के पीछे? कौन था जो किसी खास मकसद से इस घर को अपना निशाना बना रहा था? इतना तो साफ था कि एक ही घर में एक के बाद एक होते हादसे किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहे थे। हेलो सर, कांस्टेबल राकेश दुबे बोल रहा हूँ। सर, यहाँ हाईवे नंबर 10 पे एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है और सर हमें शक है कि ये वही आदमी है जिसका फोटो आपके थाने से हमारे पास आई थी। लोगों ने इसकी बॉडी को किनारे किया। प्रशांत दौड़कर कहाँ जा रहा था और क्यों? क्या उसका कोई पीछा कर रहा था? प्रशांत के घर वालों को इन्फॉर्म करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, प्रशांत, प्रशांत उठो ना। एक ही घर में 3 मौतें हो चुकी थी। दिव्या की मौत की गुत्थी ज्यों की त्यों थी, उसके बाद रंजन के बच्चे की लाश मिली और अब प्रशांत की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पर क्या यह वाकई में एक रोड एक्सीडेंट था या फिर इस मौत को एक्सीडेंट की आड़ में छिपाया जा रहा था? क्यों एक सिलसिला चल पड़ा था मौत का, तबाही का इस घर में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से प्रशांत की मौत एक्सीडेंट से तो हुई थी, लेकिन एक खास बात सामने आई। क्या? प्रशांत के सर पे कई घाव मिले और एक घाव काफी ताजा है। लगता है कि उसके मरने से पहले उसके सर पे किसी ने वार किया था। भले प्रशांत की मौत एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन ये महज एक्सीडेंट का केस नहीं लगता। प्रशांत की मौत से सबसे ज्यादा फायदा सनी का होने वाला था। दुकान तो प्रशांत की, हो सकता है कि सनी ने प्रशांत को मारा हो ताकि बाद में वो दुकान अपनी बहन साधना से हथिया ले। पैसों की जरूरत उसी को है, जमी जमाई दुकान भी मिल जाती और सर से सारा कर्ज भी उतर जाता। उठाकर लेकर आओ इस सनी को, हमारे स्टाइल से पूछताछ करते हैं। सर, पापा बनने वाले। ओह माय गॉड, मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम मम्मा। अरे यार, तुमने मुझे कितनी बड़ी गुड न्यूज दी है। मैं पापा बनने वाला हूँ। ये हम क्यों मारेंगे अपने जीजा को? हम तो अपने बहन से बहुत प्यार करते हैं और मारना तो बहुत दूर की बात है सर। हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। प्रशांत जीजा जी के लापता होने के बाद पूरा टाइम हम शॉप पे ही रहते हैं। फिर भी आपको भरोसा नहीं तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं या फिर सोनू से पूछ सकते हैं सर। दुकान पे कितने घंटे रहते हो? करीब 14 घंटे। 14 घंटे। तो सनी साहब, ये सीसीटीवी फुटेज और सोनू, ये 14 घंटों का हिसाब दे सकते हैं। अब बचे 10 घंटे। 10 घंटे किसी को मारने की प्लानिंग करने के लिए काफी होते हैं। सर, बाकी के समय के लिए आप हमारे दोस्तों से पूछ सकते हैं। कुछ दिनों से हम पैसों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं सर। इस बार सनी की बात सही नहीं। सिंह, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत होती है। कुछ ना कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। एक काम करो, प्रशांत का एक्सीडेंट जिस रोड पर हुआ था वहां जितने भी सीसीटीवीज हैं, चाहे वो घर के हो, दुकान के हो, रास्ते के, सबकी फुटेज मुझे चाहिए। सर, रही बात रंजन के बेटे की, तो रंजन और रश्मि अपने बच्चे को लेकर थेरेपी सेंटर गए थे। एक बार इस थेरेपी सेंटर चलकर पता करते कि वाकई में रश्मि और रंजन वहां आए थे। जी सर, मुझे अच्छे से याद है। उस दिन रश्मि अकेले आई थी बच्चे को लेकर और ऐसा पहली बार हुआ कि रंजन जी साथ नहीं थे, नहीं तो वो हमेशा साथ आते थे। क्या आप बता सकती है कि रश्मि अपने बच्चे को लेकर कितने बजे यहाँ से गई थी? 1 मिनट सर, मैं चेक कर लेती हूँ। अराउंड 1:30 PM। इसके बाद ही मेरी एक और अपॉइंटमेंट भी थी। थैंक यू। सर, हमेशा तो बच्चे के साथ ही आती थी, उस दिन बच्चे के साथ नहीं थी और मैंने पूछा तो अरे रश्मि, तेरा मुन्ना कहाँ है? कोई जवाब नहीं दिया साहब और चली गई। प्रशांत के केस ने एक दर्दनाक खुलासा किया है। सर, आपको पता चला सर किसने
मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया सर? रंजन जी, इस सवाल का जवाब तो आपकी बीवी रश्मि भी आपको दे सकती है। रश्मि जी, बताइए रंजन जी को कि आपके बेटे की मौत कैसे हुई और किसने मारा उसे? चलिए, मैं आपकी मदद कर देता हूं। आपके बच्चे की मौत 2 सवालों के बीच हुई थी। उस वक्त बच्चे के साथ कोई नहीं था, क्योंकि बच्चा घर पर था ही नहीं। दरअसल रश्मि जी बच्चे को लेकर घर पर आई ही नहीं। ठीक कह रहा हूं ना मैं रश्मि जी? रश्मि, ये लोग क्या कह रहे हैं? बोलो, बोलो कि सब झूठ बोल रहे हैं। बोलो रश्मि, तुमने कुछ नहीं किया। बोलो रश्मि। अब नहीं मारा है, अब नहीं मारा अपने बच्चे को। सोचिए आपने क्या किया हमारे साथ, हमारी बहन के साथ। मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारे दिव्या से अनैतिक संबंध के बारे में प्रशांत और तुम्हारी बातें सुनी थी। जीजा जी, जीजा जी, क्या बात है प्रशांत? क्या है? दिव्या के कबर्ड से मिला क्या है ये? बताओ, क्यों मारा दिव्या? प्रेग्नेंट थी इसलिए? प्रशांत चुप। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने दिव्या को नहीं मारा। अगर दिव्या प्रेग्नेंट होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता नहीं चलता क्या? तुम दुनिया को अगर बताओगे ना तो देखो तुम्हारी दूसरी बहन का घर टूट जाएगा। सोच लो। हम वही सोच रहे थे कि पहले तो दिव्या ने सनी के साथ शादी के लिए हाँ बोल, लेकिन बार बार उस शादी को टालती रही। समझ ही नहीं आ रहा था हमें कि क्यों कर रही है वो ऐसा। यही जानने के लिए हमने सोनू को दिव्या के पीछे लगवाया था, ताकि हमें पता चले कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। जो आपने किया है ना, उसकी सजा में आपको क्या बता दूं? क्या लगता है ये फोन तोड़ने से मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा? अरे मैं प्रशांत, शांत, शांत। हम अपने बच्चे के बारे में इतने पागल हो गए कि आपने हमारे सामने, हमारे घर में, हमारी बहन के साथ, इसलिए हमने मान भरा। अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार डाला। मार डाला। ऊपर से साधारण से दिखने वाले इस परिवार के अंदर चल रही उथल पुथल अब खुलकर सामने आ गई थी। सगे और सौतेले रिश्ते बाहर आ चुके थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इस घर की मुखिया जमुना पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। आखिर क्यों? पहले दिव्या की मौत, फिर बच्चे की, और अब प्रशांत की मौत ने पुलिस की नींदें उड़ा दी। तहकीकात से ये बात साफ हो गई थी कि एक माँ ने ही अपने पति की बेवफाई। उसके पास रहने के लिए मैंने अपनी साइट हजरतगंज से चारबाग शिफ्ट कर ली थी, क्योंकि उसका कॉलेज वहाँ से पास पड़ता था। मैं जाता था बाइक पे उससे मिलने के लिए। खैर तो रजामंदी के साथ ही होता है सर। मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की दिव्या के साथ। और आप लोग बताइए कि कानून की कौन सी किताब पे लिखा है कि अफेयर करना गुनाह है? लिखा तो नहीं है, पर रंजन साहब, कोई भी गुनाह करने के पहले आप क्या कानून की किताब पढ़ते हो फिर गुनाह करते हो क्या? मैं बताता हूं आपको कि गुनाह क्या है। प्रशांत के साथ आपने जो किया ना, वो गुनाह है। सर, प्रशांत की मौत एक एक्सीडेंटल मौत थी। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। हाथ में डंडा लेकर उसके पीछे भाग रहे थे तुम। मैं बताता हूँ सर क्या हुआ था। प्रशांत रुक जा। क्या रुकूं मैं? तुमने दिव्या को मारा है। दिव्या की निगरानी के लिए उसने कोई सोनू को लगा रखा था। रंजन, तू कॉन्ट्रैक्टर है या एक्टर है? इतनी बार हम तुमसे मिले और एक बार भी तूने मुंह नहीं खोला। जो नजदीकियां दिव्या के साथ दिखा रहा था ना, वही नजदीकियां अपने घर वालों के साथ दिखाई होती ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सर, चौंकाने वाली बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रशांत और सोनू ने हमें दिव्या और रंजन के अफेयर के बारे में नहीं बताया, और ना ही सोनू का दिव्या का पीछा करने वाली बात बताई। अगर ये सोनू दिव्या का पीछा कर रहा था तो सोनू की मोबाइल लोकेशन निकाल। प्रशांत तो अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए चुप बैठा होगा। ये सोनू किसकी इज्जत बचा रहा है? पता करो कि जिस दिन दिव्या की मौत हुई थी, इस सोनू के मोबाइल की लोकेशन क्या थी? सर, हम सच करें साहब, हमको कुछ नहीं पता है। तेरे मोबाइल में दिव्या के बहुत सारे वीडियोस मिले हैं। जहां दिव्या की मौत हुई थी, तेरे मोबाइल की लोकेशन भी वही दिखा रही थी, और ये सबूत काफी है मुझे दिव्या मर्डर केस में अरेस्ट करने के लिए। देख, जितनी तेरी उम्र नहीं है ना, उतने केसेस सॉल्व किए मैंने।
वो सब उस दिन तो कि हम उस दिन वहाँ क्या करने के लिए गए थे और अंदर बाथरूम में क्या देख रहे थे। हम फंसना नहीं चाहते थे साहब। दिव्या की अचानक हुई मौत ने कई ढके छिपे राज बाहर फेंक दिए। रंजन और दिव्या के रिश्तों में घुली नजदीकियां इस सारे फसाद की जड़ साबित हुई। रश्मि को एहसास हुआ कि बच्चे पर ज्यादा ध्यान देने से पति हाथ से निकल गया और उसने इसी तनाव में अपने ही बच्चे की जान ले ली ताकि पति का सुख पा सके। रंजन और प्रशांत के बीच भी यही तनाव उसकी मौत का कारण बना। रंजन और रश्मि को भी सजा हो गई, पर सबसे ज्यादा नुकसान में रही साधना। उसने अपना पति खोया और उसके बच्चे ने अपना पिता। जमुना ने अगर परिवार की बागडोर सही तरीके से संभाली होती तो आज ये परिवार इस अशांति का शिकार नहीं होता। हमने हमेशा कहा है कि जो है उसमें खुश रहें और जो पाना चाहते हैं उसके लिए कड़ी मेहनत करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।